हाँ बेटा, तो जो हमारा पेंडिंग लेक्चर चल रहा था इन द नेचर ऑफ परचेज और मर्जर में, बेटा उसका हम कुछ टाइम बचाने के लिए काम करते हैं कि या मॉड्यूल से नोट कर लेंगे तो आपका और मेरा टाइम बच जाएगा। तो बेटा वो देखिए क्या है, आप मॉड्यूल का पेज नंबर 5.5 पर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड परचेज। ये वहीं से बेटा आप नोट कर लेना। ये जो यहाँ नहीं है वो मैं लिखवा दूंगा, जो यहाँ है बेटा जैसे ये लिखा है डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज। पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ असेट्स लाइबिलिटी। देयर इज ट्रांसफर ऑफ ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी। मर्जर में क्या होना चाहिए, ऑल असेट ऑल लाइबिलिटी। और इन द नेचर ऑफ परचेज में डिड नॉट बी ट्रांसफर ऑफ ऑल असेट। हो सकता है वहां से हम 20 से 10 में से 8 असेट लाए, 9 असेट लाए, 7 असेट लाए, कैश वहीं छोड़ दी, उसकी इन्वेस्टमेंट वहीं छोड़ दिए, परचेज में वो चलेगा। लेकिन मर्जर में ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी। फिर परचेज में वहां पर जो बी कंपनी है उसको हम पीसी कैश में भी दे सकते हैं, डिवेंचर में भी, थोड़ा शेयर में थोड़ा कैश में। जरूरी नहीं कि वहाँ के शेयर होल्डर हमारे यहाँ शेयर होल्डर बने, लेकिन परचेज में तो वहाँ के शेयर होल्डर हमारे यहाँ शेयर होल्डर बनना जरूरी नहीं है, वो भी सारे के सारे बने नहीं। हो सकता है कई लोग को कैश दे दें। लेकिन यहाँ पर पीसी में क्या करते हैं, वेंडर कंपनी यानी बी कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को ट्रांसफर कंपनी के इक्विटी शेयर ही दिए जाते हैं। वो है शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर, पॉइंट नंबर 2 और 3। देखिए वहाँ पर 90% वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ पर, कहाँ गया, जो मैंने समझा है बट सब कुछ बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें उसको दोबारा यहाँ में लिखवाने में। जो लिखा हुआ नहीं वो मैं लिखवा दूंगा। ये तो आप यहीं देख के लिख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड इन द नेचर ऑफ मर्जर। देखिए आपने आलस किया, ये भी भाग गया। आजा आजा आजा, नहीं आया। क्या लिखा है, इक्विटी शेयरहोल्डर नीड नॉट बिकम शेयरहोल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। परचेज में बी के शेयरहोल्डर ए में शेयरहोल्डर बने जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कम से कम वो पर्सन या वो पर्सन जिसके पास 90% से ज़्यादा इक्विटी शेयर है, वोटिंग पावर है, उसका कम से कम ए कंपनी में शेयरहोल्डर बनना जरूरी है। पर्सन और पर्सन हैविंग 90% और मोर वोटिंग पावर इन ट्रांसफर कंपनी मस्ट बिकम शेयरहोल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन। ये कंडीशन परचेज में जरूरी नहीं है, मर्जर में जरूरी है। बी कंपनी है, उसके आधे शेयर होल्डर बोलते हैं हमें नहीं बनना शेयर होल्डर ए में, ठीक है भाई, आधे पैसा कैश में ले लो, आधे शेयर ले लो। लेकिन यहाँ पर कम से कम 90% वोटिंग पावर रखने वाले व्यक्तियों का ए में आना, ए में इक्विटी शेयर बनना जरूरी है। यहाँ पर परचेज में पीसी कैश में भी हो सकता है और शेयर्स में भी, और थोड़ा पीसी थोड़ा शेयर में थोड़ा कैश में, लेकिन मर्जर में पीसी पूरा का पूरा इक्विटी शेयर में होगा, इक्विटी वालों को इक्विटी शेयर ही मिलेंगे। सेम बिजनेस, परचेज में हम बी का बिजनेस अपने लाए और वो हो सकता है बिजनेस बंद कर दिया हमने, वो बिजनेस चेंज कर दिया, लेकिन मर्जर में बिजनेस कंटिन्यू होगा, वो भी सेम बिजनेस। असेट लाइबिलिटी की रिकॉर्डिंग यहाँ पर परचेज में रिवाइज वैल्यू होती है, मर्जर में सेम बुक वैल्यू पर। मेथड अकाउंटिंग वहाँ एप्लीकेबल होती है परचेज मेथड, यहाँ होती है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये बेटा डिफरेंस इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर का है। लेकिन मैं जो लिखवाने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल अप्रोच से, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो मुझे काम का है, जो मुझे लिखवाना है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन, आप लिखिए, इसको लिखिए आप, ये मॉडल में नहीं है। डिफरेंस बिटवीन परचेज मेथड, ये मॉडल में नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। परचेज मेथड और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, इसका डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेबल। कब कौन सी मेथड एप्लीकेबल है, इफ अमलगमेशन is in the
नेचर ऑफ परचेज है तो एप्लीकेबल है परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग। और यदि इफ अमलगमेशन is in the nature of मर्जर है तो अकाउंटिंग की मेथड लगेगी पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये तो पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ असेट्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, वेंडर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी या वेंडर कंपनी, यहाँ पर होती है एट रिवाइज वैल्यू, एट रिवाइज वैल्यू। ये सब बेटा परचेजिंग कंपनी की बुक्स में बात चल रही है। एक कंपनी में एट रिवाइज वैल्यू दैट इज कॉस्ट टू परचेजिंग कंपनी। और यहाँ पर असेट लाइबिलिटी, असेट किस पे रिकॉर्ड होगी? बुक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफर मतलब बी कंपनी। बेटा यहाँ पर वहाँ प्लांट 5 लाख पर है, बी में 5 लाख पर है, ए में लाया जा रहा है। तो परचेज मेथड में, इन द नेचर ऑफ परचेज में, और जब परचेज मेथड लगेगी तो वो प्लांट डिवाइस वैल्यू 6 लाख पर है तो 6 लाख पे आएगा, 7 है तो 7 पे आएगा, लेकिन मर्जर में 5 का 5 पे आएगा। यदि बी में 5 में लिखा है तो वो ए की बुक्स में भी 5 पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ लायबिलिटी, ऑफ ट्रांसफर कंपनी, वही मतलब बी कंपनी। बेटा यहाँ पर लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाती है एट पेबल वैल्यू। यानी डिवेंचर होल्डर को 5 के बजाय हमें यदि बी के डिवेंचर होल्डर है 10 लाख, उसको हमें देना है 11 लाख, तो हम लेकर आएंगे उसको 11 लाख पर, 11 लाख पर रिकॉर्ड करेंगे पेबल पर। यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे बुक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर। बेटा उसको हम खरीद ही नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या इजाजत दे रहे हैं कि उसकी ऐसे लाइब्रेरी तुम हमारे यहाँ आके लिख लो, बस तो वो आके लिख लेगी। जिस प्राइस पर वहाँ बी में थी वही प्राइस पर ए में लिख ली जाएगी। गुडविल ऑन अमलगमेशन यदि आई है तो विल बी रिकॉर्डेड। यदि आपको पता है बेटा गुडविल आती ना कि हमने जब पीसी ज़्यादा दे दिया हो, असेट आई हो 70 लाख, नेट असेट आई हो 70 लाख, नेट असेट लेस लायबिलिटी नेट असेट 70, और पीसी गया है बेटा 80 लाख, तो 10 लाख हमने जो ज़्यादा दिया वो गुडविल में डेबिट होता है। गुडविल हमने पे किया और वो गुडविल में डेबिट होगी, विल बी रिकॉर्डेड। परचेज मेथड में गुडविल विल बी रिकॉर्डेड और नो रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, नो रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। क्यों नहीं? जब हमने बिजनेस नहीं खरीदा, असेट नहीं खरीदी, तो गुडविल कहाँ से खरीद ली? गुडविल रिकॉर्ड में नहीं लाई जाएगी। परचेजिंग कंपनी पेड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ वेंडर, यानी ए कंपनी पे कर रही है बी के लिक्विडेशन एक्सपेंस। यह एंट्री होती है गुडविल डेबिट टू कैश, यहाँ एंट्री होती है, यहाँ गुडविल डेबिट हो नहीं सकती बेटा, तो यहाँ रिजर्व्स डेबिट। कैश पेमेंट तो किया है, केस तो गई है, ए से केस तो गई, केस तो गई होगी, बट डेबिट क्या करेंगे? गुडविल डेबिट नहीं कर सकते। और चूंकि पेमेंट किया है तो उससे हमें पेमेंट, हमारा असेट में कमी तो आई है, इसको हम रिजर्व में डेबिट करेंगे एज ए लॉस। रिजर्व ऑफ ट्रांसफर कंपनी नॉट टेकन ओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा। ए बी को टेक ओवर कर रहा है तो बी के रिजर्व टेक ओवर नहीं करेगा, रिजर्व सरप्लस टेक ओवर नहीं करेगा, नॉट टेकन ओवर। परचेज में रिजर्व्स
ट्रांसफर मतलब बी के रिजर्व को टेक ओवर नहीं करेंगे, और यहाँ पर टेकन ओवर। ये बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एंट्री के वक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम परचेज मेथड में एंट्री किया करते थे तो वेंडर कंपनी से असेट लाते थे, लाइबिलिटी लाते थे, लेकिन रिजर्व लेके नहीं आते थे। लेकिन मर्जर में असेट भी लाएंगे वेंडर से, रिजर्व लाइबिलिटी भी लाएंगे, और वहाँ के रिजर्व भी लाएंगे टेकन ओवर। ये हमने एग्जाम्पल में देख भी लिया। यहाँ पर एक पॉइंट जो मुझे आपको अलग से समझाना पड़ेगा, मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा पहले बोलते रहो। आप समझने की कोशिश भी मत करना सर समझ में नहीं आया, अरे समझा ही नहीं तो समझ में कहाँ से। कई बार बच्चे बोलते हैं सर वो पॉइंट समझ में नहीं आया, जबकि मैं बोल चुका होता भाई मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं सर वो समझ में नहीं। अरे समझाया नहीं तो कहाँ से आएगा, ये मत समझना। स्टेचुटरी रिजर्व्स, स्टेचुटरी रिजर्व्स कुछ रिजर्व होते हैं जो उधर वेंडर कंपनी यानी बी कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी ने अपने यहाँ बना रखे हैं। तो बी यानी वेंडर यानी ट्रांसफर कंपनी में कुछ स्पेशल वैरायटी ऑफ रिजर्व्स हैं जिसको हमें अभी पढ़ना समझना बाकी है। शायद आपने इनकम टैक्स में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, और ये इनकम टैक्स एक्ट में बनाए गए स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं जिसको हम बोलते हैं, चूंकि ये एज पर एक्ट बने हैं और इसे बनाए रखना कंपलसरी होता है एज पर एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इसलिए इसका नाम है स्टैट्यूटरी रिजर्व। इसमें कई तरह के रिजर्व होते हैं। यदि इसके बारे में आपको अलग से समझाऊंगा, अलग से लेक्चर लगेगा मुझे पूरा एक लेक्चर। वो रिजर्व यदि वेंडर में है तो ये परचेजिंग में जब लेके आते हैं उन्हें, परचेज में जब वो लेकर आए जाते हैं, यहाँ एक एंट्री होती है अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डी आर। स्टैट्यूटरी रिजर्व यहाँ पर टेकन ओवर लाइक नो स्पेशल अकाउंट। नो स्पेशल अकाउंट इज रिक्वायर्ड। ये मुझे आपको अलग से पूरा समझाना पड़ेगा क्लियरली। क्या होता है स्टेज रिजर्व में आपको समझाऊंगा अलग से। पर यदि वो रिजर्व भी है तो जब इन द नेचर ऑफ परचेज होता था तो वो जो वेंडर में रिजर्व चल रहे होते हैं, और आपको बताया कि वैसे हम परचेज में रिजर्व लेकर नहीं आते। अभी मैंने बताया था कि हम रिजर्व ऊपर लिखा है नॉट टेकन ओवर, रिजर्व ऑफ ट्रांसफर नॉट टेकन ओवर, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि टेकन ओवर। हाँ, ये रिजर्व नहीं लाते, लेकिन ये स्पेशल रिजर्व जो है वेंडर कंपनी बी कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी में, वो परचेज मेथड में भी, इन द नेचर ऑफ परचेज में भी वो रिजर्व लाने पड़ते हैं एज पर एक्ट। क्यों, क्या, कैसे, मैं आपको अलग से आधा घंटा लेकर समझाऊंगा। तो परचेज में भी वो रिजर्व लाए जाते हैं बाय स्पेशल अकाउंट अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन इन द नेचर ऑफ मर्जर में जैसे बाकी के रिजर्व आ रहे हैं ना, वैसे ये रिजर्व भी ऑर्डिनरी कोर्स में लाया जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल अकाउंट, यहाँ एक अमलगमेशन एडजस्टमेंट नाम का स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ा इस रिजर्व को दिखाने के लिए, परचेजिंग कंपनी में इस रिजर्व को डिस्क्लोज करने के लिए, डबल इफेक्ट देने के लिए ये अकाउंट अमलगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट करना पड़ा। ये एक स्पेशल एक अकाउंट है, लेकिन मर्जर में इस स्पेशल अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक अदर रिजर्व इसको भी टेक ओवर कर लिया जाएगा। क्या, कैसे, इसके लिए आपको थोड़ा मतलब हमारे स्पेशल लेक्चर के लिए हमको वेट करना होगा, मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये है परचेज मेथड और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ठीक है बेटा। तो बेटा आपको जब लिखे ना तो आप अपनी बुक में ये भी लिख लें
और जो स्टडी मॉडल में जो डिफरेंस दिया है, तो ये डिफरेंस किस किस में है, परचेज मेथड और पुलिंग इंटरेस्ट मेथड में। और वो डिफरेंस किस में दिया था, क्या डिफरेंस है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर, वो डिफरेंस था ट्रांजेक्शन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज नेचर का है तो क्या, और इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो क्या। और ये उसकी अकाउंटिंग की जो मेथड है परचेज मेथड और पुलिंग आउट, ये उसका डिफरेंस है। ये डिफरेंस उनकी अकाउंटिंग मेथड का है और वो डिफरेंस ट्रांजेक्शन्स का है, दोनों अलग अलग हैं। ये मॉडल में शायद दिए हुए नहीं, मैंने लिखवा दिए, वो आप मॉडल से देखकर अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे दोनों का डिफरेंस। एग्जाम में वो डिफरेंस आपको थ्योरी में कभी आ भी सकता है, डिफरेंस बिटवीन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज इन द नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन जब इन द नेचर ऑफ परचेज मर्जर का कॉन्सेप्ट समझना है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये डिफरेंस हमारे काम का है प्रैक्टिकल अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्जाम में कैसे जज करें कि क्वेश्चन परचेज का है कि मर्जर का। बेटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जब इन द नेचर ऑफ मर्जर वो पूछना चाहते हैं तो लिख देते हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर वर्ड आ जाता है। सर इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं, सिर्फ मर्जर वर्ड आ गया हो तो, ये ए और एक कंपनी है, बी कंपनी है, इन्होंने मिलकर बनाई सी लिमिटेड, ये है अमलगमेटेड, अमलगमेटेड कंपनी, और ये है अमलगमेटिंग कंपनीज। अब बेटा ये जो सी कंपनी टेक ओवर कर रही है ए और बी को, ये इन द नेचर ऑफ परचेज है या इन द नेचर ऑफ मर्जर, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये टेक ओवर ये किस तरह का है। लेकिन बेटा कभी कभी बोलते हैं बेटा अमलगमेशन और मर्जर एक ही तो वर्ड है। यदि दो कंपनी मर्ज हुई है, दो कंपनी अमलगमेट हुई है, ए बी मिलकर सी बन गई है, न्यूज़पेपर में कभी भी ये नहीं आएगा कि ए और बी कंपनी अमलगमेट हो गई, न्यूज़पेपर में आएगा ए और बी का मर्जर हो गया। तो बोलचाल में मर्जर वर्ड होता है, लेकिन बुकिश वे में लॉ में इसको अमलगमेशन वर्ड कहा गया है। तो अमलगमेशन मर्जर ब्लेंडिंग एक ही ट्रांजेक्शन के तीन नाम है, कंपनी अमलगमेट हो गई, कंपनी मर्ज हो गई, कंपनी ब्लेंड हो गई। तो अमलगमेशन मर्जर और ब्लेंडिंग एक ही ट्रांजेक्शन के तीन नाम है। तो सिर्फ मर्जर लिखा होने से इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं होता, सिर्फ मर्जर लिखा होने से इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं होता। इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए इन द नेचर ऑफ मर्जर होना चाहिए। मतलब मर्जर खुद दो तरह का हो सकता है, जैसे अमलगमेशन दो तरह का है, ऐसे मर्जर भी तो दो तरह का हो सकता है। मर्जर इन द नेचर ऑफ परचेज, मर्जर इन द नेचर ऑफ मर्जर। सर आपका दिमाग खराब हो गया, हाँ नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जैसे अमलगमेशन दो तरह का हो सकता है, तो अमलगमेशन का दूसरा नाम क्या है, अमलगमेशन का दूसरा नाम है मर्जर। यदि क्वेश्चन बनाने वाला बोलता है कि ए और बी कंपनी मर्ज हो रही है, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर, तो आप क्या मान लो कि इन द नेचर ऑफ मर्जर हो गया। नो, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर यानी प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन एक ही बात है। इन द नेचर ऑफ मर्जर वर्ड नहीं आया ना बेटा, तो थोड़ा कभी कभी कई बार जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनको भी इस बात का नॉलेज नहीं होता है, तो बात अलग है। बाकी इन द नेचर ऑफ मर्जर वर्ड होना जरूरी है। हाँ कभी कभी ऐसा हुआ है एग्जाम में भी, जैसे बेटा ये कंपनी है, ये भी है फिक्स्ड असेट्स, एसेट करंट लायबिलिटी रिजर्व प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ भी इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ भी रिजर्व सरप्लस, यहाँ भी करंट लायबिलिटी, यहाँ भी फिक्स्ड असेट, यहाँ भी करंट असेट्स। बस क्वेश्चन दे दिया ए टेक ओवर पी, और पीसी में मान लो इसके 5000 शेयर हैं, मतलब 5 लाख की शेयर कैपिटल है, पीसी में ए दे रही है 6000 शेयर 100 वाले 6 लाख बस, और क्वेश्चन खत्म, ए ने बी को टेक ओवर किया। अब ये लिखना भूल गया क्वेश्चन की इन द नेचर ऑफ परचेज इन द नेचर ऑफ मर्जर, बस क्वेश्चन इतना सही है, एग्जाम में आया हुआ है। अब क्या करें बेटा, इन द नेचर ऑफ परचेज नहीं लिखा, इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं लिखा, तो क्या माने। जब कुछ नहीं कहा तो ऑल असेट ऑल लायबिलिटी ए में आएगी, हाँ सर आएगी। जब रिवाइज वैल्यू नहीं दी तो बुक वैल्यू पे ही यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी। पीसी पूरा पूरा इक्विटी शेयर में है, हाँ पूरा पूरा इक्विटी शेयर में है। क्या सारे के सारे शेयर होल्डर यहाँ आ रहे हैं, हाँ सर सारे के सारे, 90% भी आ जाए चलता, या तो सारे आ रहे हैं। बी में
ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 शेयर होल्डर हैं, इसके पास 92% शेयर है और इन सब के पास 8%, ये बी के हैं। यदि ये जो मिस्टर पी है जिसके पास 92% इक्विटी शेयर है, जिसके पास 92 कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, जिसके पास 92 वोटिंग पावर है, यदि ये भी ए में शेयर होल्डर बनने को राजी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि इसके पास 92% वोटिंग पावर है। तो पर्सन और पर्सन्स हैविंग 90% और मोर वोटिंग पावर मस्ट बिकम शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, बन जाएंगे। ये भी हो गया तो चलेगा। और यहाँ तो बेटा, यहाँ तो सारे के सारे शेयर होल्डर ए में शेयर होल्डर बनने को राजी हैं, 90% क्या 100%। अच्छा, पांचों कंडीशन फुलफिल हो रही है? हाँ सर हो रही है। क्या ए बी की ऑल असेट ऑल लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है? हाँ सर ऑल असेट ऑल लायबिलिटी, क्योंकि कुछ नहीं कहा मतलब ऑल असेट ऑल लायबिलिटी होता ही है। क्या बुक वैल्यू भी टेक ओवर कर रहा है? हाँ सर रिवाइज वैल्यू दी नहीं गई, बुक वैल्यू भी हो रहा है। अच्छा बिजनेस सेम ही होगा क्या? हाँ सर कुछ नहीं कहा तो बिजनेस तो सेम ही होगा। क्या पीसी पूरा पूरा इक्विटी शेयर में? हाँ सर पीसी इक्विटी शेयर में, केस तो ही नहीं। क्या बी के सारे शेयर होल्डर ए में शेयर होल्डर हो गए 90% से ऊपर? हाँ सर 90% क्या 100% हो गए, फिर तो मर्जर की कंडीशन एप्लीकेबल हो गई। पर क्वेश्चन ने नहीं लिखा इन द नेचर ऑफ मर्जर या इन द नेचर ऑफ परचेज। तो जब ये एग्जाम में आया था तो दो सॉल्यूशन दिए थे। यदि किसी बच्चे ने माना है इन द नेचर ऑफ परचेज तब क्या आंसर, और इन द नेचर ऑफ मर्जर है तब क्या आंसर। दोनों आंसर उन्होंने सही माने थे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया था कि मैं मानूं क्या, कंडीशन तो मर्जर की एप्लीकेबल हो रही है पर क्वेश्चन ने लिखा नहीं है इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो कई बार ये दिक्कत आ जाती है। पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इन द नेचर ऑफ मर्जर अलग से लिखा होता है, तभी हमें इन द नेचर ऑफ मर्जर मानना है। कंफ्यूजन हो तो आप नोट लगाकर कुछ भी कर सकते हो, पर मेरा प्रेफरेंस तो है कि जब तक इन द नेचर ऑफ मर्जर ना लिखा हो आप मर्जर पर मत जाइए, इन द नेचर ऑफ मर्जर वाली कंडीशन मत लगाइए। सिर्फ मर्जर वर्ड है तो मत फिसल जाना, मतलब फिसलने का मतलब कि इन द नेचर ऑफ मर्जर मत मान लेना, क्योंकि मर्जर वर्ड अमलगमेशन वर्ड का रिप्लेसमेंट टर्म है, ध्यान रखें। तो इन द नेचर ऑफ मर्जर वर्ड लिखा हो तभी ये पुलिंग आर्म इंटरेस्ट मेथड हमें लगाना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसके बाद हम अगले लेक्चर में मैं इसका एक डिटेल एग्जाम्पल लूँगा और फिर हम क्वेश्चन करेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर पे, और बाद में फिर इन द नेचर ऑफ परचेज पे फिर देखेंगे। दोनों क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जिसमें दोनों आ जाए, है ना बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।